फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग साइंस में बायोलॉजी में कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो अब आप लोगों को उन सारे चैप्टर्स के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। और उसी क्रम में हम लोग कोशिका विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसके भाग को देख रहे थे। कोशिका में हम लोग कोशिका भित्ति, जीवद्रव, रिक्तिकाएँ, माइक्रोकॉन्डिया, केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली, ये सारे चीज़ों का अध्ययन कर लिया है। साथ साथ हम लोग लाइसोसोम, तारक का, अंतःप्रद्रवी जालिका, ये सब का अध्ययन कर लिए हैं। तो अब आप लोगों को उन सारे टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व भी कर ले रहेंगे। उसी क्रम में हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो लवक और माइक्रोबॉडीज से है। तो चलिए उससे भी रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं और बाकी डिस्कस करते हैं। उसके माध्यम से आप लोग और भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कुल क्लोरोप्लास्ट का कितना प्रतिशत क्लोरोफिल ए होता है? आपको बताना है कुल क्लोरोप्लास्ट का कितना परसेंट आपका क्लोरोफिल ए होता है। 25%, 75%, 80%, 30%। तो चलिए, आप लोगों को मैंने क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया था कि क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, तो उसके बारे में आप लोग तो कर ही सकते हैं। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या होगा। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये हरे रंग के लवक होते हैं और इसका हरा रंग में पाए जाने वाले वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। बैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल, लाल शैवाल, कवकों को छोड़कर हरित लवक सभी पौधों में हरी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये केवल उन्हीं भागों में पाए जाते हैं जहां प्रकाश रहते हैं और हरी पत्तियों में ये बहुतायत से पाए जाते हैं और कुछ हद तक तने के हरे भागों में भी मिलते हैं। तो आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट का आपको क्लोरोफिल में प्रतिशत बताना है। तो कुल क्लोरोफिल का जो 75% होता है वो आपका क्लोरोफिल ए में होता है और 25% आपका क्लोरोफिल बी में पाया जाता है। और विभिन्न प्रकार के इसमें क्लोरोफिल के रासायनिक सूत्र भी होते हैं। जैसे क्लोरोफिल ए जो होता है इसका कलर नीला होता है। क्लोरोफिल ए का रंग नीला होता है। इसका फार्मूला होता है C55H72O5N4Mg। ये आपका क्लोरोफिल ए का फार्मूला होता है। क्लोरोफिल बी का जो फार्मूला होता है उसका कलर जो होता है हरा और काला होता है। उसका फार्मूला होता है C55H70। ऑक्सीजन 6 होता है, नाइट्रोजन 4 होता है और मैग्नीशियम आपका होता है। ये क्लोरोफिल बी का फार्मूला है जिसका कलर हरा और काला होता है। और तीसरा होता है आपका कैरोटीन होता है। कैरोटीन जिसे नारंगी रंग कहते हैं और इसका फार्मूला होता है C40H56 होता है। ये कैरोटीन नारंगी रंग का होता है। जेंथोफिल आप जानते ही हैं, हल्दी में पाया जाता है, पीला कलर होता है। इसका फार्मूला होता है C40H56O2 होता है। तो ये आपका जेंथोफिल का, ये आपका कैरोटीन का है। और जो हरे पौधे होते हैं, हरे पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी संपन्न करते हैं। प्रकाश क्रिया को जो संपन्न करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, वो क्लोरोप्लास्ट ही करते हैं। और सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की सहायता से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके कार्बनिक भोज्य पदार्थों में संचित कर देता है। तो आपका इसमें क्लोरोप्लास्ट का जो प्रतिशत है, आपको क्लोरोफिल ए जो है 75% है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ए की बात किया है, अगर बी पूछेगा तो आपका 25% हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ग्रैना, स्ट्रोमा, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। इसको तो आप लोग बता सकते हैं, बहुत आसानी से बता सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर एग्जाम्स में पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पे होती है और अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे होती है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो आपका क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में होती है। क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में होती है। और अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है ये स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इसके बाद भोजन जो होते हैं या कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसे ग्लूकोज कहते हैं, इसका निर्माण होता है। और इसके अलावा ये कोशिका द्रव्य द्वारा आनुवांशिकता एवं म्यूटेशन में भी भाग लेते हैं। और प्लास्टिड में होने वाला म्यूटेशन को ही प्लास्टिड म्यूटेशन भी कहते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया बताना है कहाँ संपन्न होती है। ग्रैना में, स्ट्रोमा में, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है और अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया आपका स्ट्रोमा में होता है। और इसके बाद भोजन या कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसके अलावा ये कोशिका द्रव्य द्वारा आनुवांशिकता या म्यूटेशन में भी भाग लेता है। प्लास्टिड में होने वाले म्यूटेशन को ही प्लास्टिड म्यूटेशन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमोप्लास्ट निम्न में से किसमें पाए जाते हैं? पुष्पों के दलों में,
रंगीन फलों की भित्तियों में एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको क्रोमोप्लास्ट बताना। अभी तक हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में देख रहे थे, अब क्रोमोप्लास्ट के बारे में बताना है कि क्रोमोप्लास्ट किस में पाए जाते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये प्रायः नारंगी, पीले, भूरे, लाल इत्यादि रंग के होते हैं और इसमें स्ट्रोमा नहीं पाया जाता है, या ये जो क्रिया होती है वो स्ट्रोमा में नहीं होती हैं। और क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये सामान्यतः पुष्पों के दलों में या रंगीन फलों की भित्तियों में पाए जाते हैं और इसके कारण पुष्पों का रंग चमकीला होता है, जिससे ये कीट परागण में सहायता करते हैं। और आपका पुष्प के दल आप जानते होंगे, जिस जैसे गुड़हल का फूल होता है ऐसे ऐसे निकले रहते हैं, ऊपर बीज जो होते हैं वही पुष्प के दल कहलाते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये पुष्पों के दलों में या रंगीन फलों की भित्तियों में, जो फल होते हैं उसके ऊपर जो कवर होता है, जैसे एप्पल के ऊपर कवर होता है उसकी भित्तियों में जो कलर होता है दोनों में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूकोप्लास्ट पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां, ल्यूकोप्लास्ट पौधों के किस भागों में पाए जाते हैं? प्रकाश, पहला ऑप्शन है प्रकाश पहुंचता है, प्रकाश नहीं पहुंचता, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है ल्यूकोप्लास्ट पौधों के किन भागों में पाए जाते हैं। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपको ये क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, ये सारे जो है आपके प्रकाश के कलर वाले पौधे हैं, रंग के आधार पर बांटा गया है इनको। तो चलिए इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। वर्णी लवक, अवर्णी लवक, तो ये आपका किस में आ गया है? वर्णी लवक में, हरित लवक में, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी। तो ये ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये रंगहीन और अनियमित आकार के होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है। और ल्यूकोप्लास्ट पौधों के उन भागों में जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये अधिकांश पौधों के भूमिगत भागों में पाए जाते हैं। भूमिगत भाग जैसे जड़ वाले पौधे जो होते हैं, जो जमीन के अंदर या मिट्टी से खोद के जो निकाले जाते हैं, जहाँ वहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच पाता, वहाँ पे आपका ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। और सूर्य के प्रकाश में क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये दो प्रकार के भी होते हैं, छोटे और बड़े होते हैं। बड़े आकार के जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं उस शर्करा को मंड में परिवर्तित कर देता है, जिसमें स्टार्च पाया, जैसे आलू हो गया, शकरकंद हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके ल्यूकोप्लास्ट इसमें पाए जाते हैं और ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं और प्रकाश वहाँ नहीं पहुँचता। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा, जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट के प्रकार में शामिल है। कार्य के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट कितने प्रकार के होते हैं? अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, उपर्युक्त सभी। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में मैंने बता दिया कि ये रंगहीन अनियमित आकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां प्रकाश नहीं पहुंचता है। ल्यूकोप्लास्ट अधिकांश पौधों के भूमिगत भागों में पाए जाते हैं और सूर्य के प्रकाश में क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, छोटे और बड़े। बड़े आकार के ल्यूकोप्लास्ट को शर्करा को मंड में परिवर्तित कर देते हैं। और कार्य के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट को निम्नलिखित प्रकार में बांटा गया है: एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। ये 3 प्रकार है इसके। एमाइलोप्लास्ट जो होते हैं ये शर्करा को स्टार्च में परिवर्तित करके अपने अंदर संचित कर लेते हैं। इलायोप्लास्ट जो होता है उसमें ये प्रायः बीजों में मिलने वाले या वसा का संचय करते हैं, बीजों में जो मिलते हैं और वसा का संचय करते हैं, ये इलायोप्लास्ट है। प्रोटीनोप्लास्ट जो होते हैं ये प्रायः बीजों में पाए जाते हैं और इसमें प्रोटीनों का संचय होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। तीनों इसके प्रकार में शामिल हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोबॉडीज़ का निर्माण होता है। माइक्रोबॉडीज़ का निर्माण कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक जालिका, गाल्जी तंत्र के थैलियों, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए बता दीजिए क्या हो सकता है, माइक्रोबॉडीज़ का निर्माण कहाँ हो सकता है। तो माइक्रोबॉडीज जो होती है यह एक परत वाली झिल्ली से घिरी थैलियाँ होती हैं और इनका निर्माण जो होता है एंडोप्लाज्मिक जालिका या गाल्जी तंत्र के थैलियों के टूटने से होता है। और इसका आकार जो होता है आपका 0.3 से 1.3 माइक्रोमीटर तक इसका व्यास होता है। जो माइक्रोबॉडीज़ का व्यास होता है ये आपका 0.3 से 1.3 माइक्रोमीटर व्यास का होता है और ये 2 प्रकार के होते हैं: पराक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनका निर्माण किससे किससे? एंडोप्लाज्मिक जालिका और गाल्जी तंत्र के थैलियों के टूटने से होता है। तो आपका दोनों सही हो जाएगा, एक व दो दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंतु कोशिका में माइक्रोबॉडीज निम्न में से किस अंग में पाए जाते हैं? जंतु कोशिका में जो माइक्रोबॉडीज पाए जाते हैं वो जंतु की कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है यकृत, सेकंड है वृक्क, थर्ड है प्रोटोजूज, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो चलिए बता दीजिए क्या हो सकता है। तो अभी मैंने बताया माइक्रोबॉडीज़ के बारे में कि यह एक परत वाली झिल्ली से घिरी थैलियाँ होती हैं और इनका जो निर्माण होता है वो एंडोप्लाज्मिक जालिका एवं गाल्जी तंत्र के थैलियों के टूटने से होता है और इनका आकार जो होता है 0.3 से 1.3 माइक्रोमीटर व्यास का होता है और ये 2 प्रकार के होते हैं: पराक्सीसोम्स, ग्लाइऑक्सीसोम्स। पराक्सीसोम उन पौधों में पाए जाते हैं जिनमें प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है, जैसे C3 पौधे जो होते हैं
वो पराक्सीसोम्स के अंतर्गत आएंगे। और इसके अंतर C3 के पौधे जैसे चाय, मटर, मूंग, सोयाबीन, सूर्यमुखी, कपास, चुकंदर, क्लोरेला, ये सारे आपके C3 पौधे के अंतर्गत आते रहते हैं। और आपका उसके बाद है कि इसमें जो प्रकाश से की उपस्थिति में हरे पौधे ऑक्सीजन के स्थान पर CO2 निकालते रहते हैं। और ये जो होता है जंतु कोशिकाओं में यकृत, वृक्क और प्रोटोजोन्स में पाए जाते हैं। पराक्सीसोम्स के द्रव में लाइसोसोम के समान एंजाइम भी पाए जाते हैं, जिनमें ऑक्सीडेंस और कैटालेस मुख्य हैं। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? आपका यकृत, वृक्क और प्रोटोजन सभी में पाए जाते हैं, तो आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोबॉडीज़ की खोज निम्न में से किसने की थी? माइक्रोबॉडीज़ की खोज कौन किया था? सिम्पर, टोलवर्ट, पैलाडे, डिडूबी। तो चलिए बता दीजिए क्या हो सकता है। माइक्रोबॉडीज़ की खोज किसने की? माइक्रोबॉडीज़ के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या क्या होता है। तो माइक्रोबॉडीज़ यह एक परत वाली झिल्ली से घिरी थैलियाँ होती हैं। इनका निर्माण एंडोप्लाज्मिक जालिका और गाल्जी तंत्र के थैलियों के टूटने से होता है। और इनका आकार जो होता है 0.3 से 1.3 माइक्रोमीटर व्यास का होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पराक्सीसोम्स, ग्लाइऑक्सीसोम। पराक्सीसोम उन पौधों में पाए जाते हैं जिसमें प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है। ये C3 पौधे के अंतर्गत आते हैं। C3 पौधों में आपके चाय, मटर, मूंग, सोयाबीन, सूर्यमुखी, कपास, चुकंदर, क्लोरेला ये सारे शामिल हैं। और इसमें प्रकाश की उपस्थिति में कुछ हरे पौधे O2 के स्थान पर CO2 निकालते हैं। और जंतु कोशिकाओं में ये यकृत एवं विक्र प्रोटोजोन्स में पाए जाते हैं। पराक्सीसोम्स के द्रव में लाइसोसोम के समान एंजाइम भी पाए जाते हैं, जिसमें ऑक्सीडेंट और कैटालेस मुख्य होता है। और जंतु की कोशिकाओं में जो होते हैं उनके बसा उपापचय का कार्य भी ऑक्सीसोम्स ही करते हैं। और इनकी खोज जो है वो टोलवर्ट ने 1969 में किया था। टोलवर्ट ने 1969 में किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। ओके। और आपका ग्लाइऑक्सीसोम जो होता है ये प्रायः बशीय बीजों जैसे मूंगफली तथा आरंड की कोशिकाओं में, जहाँ पर वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन होता है, वहाँ पाए जाते हैं। और वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन ग्लाइऑक्सीसोम्स में पाए जाने वाले ग्लाइऑक्सिलेट चक्र द्वारा होता है। और इसकी जो खोज है वो बीबर्स ने 1961 में की थी। ग्लाइऑक्सीसोम्स का पराक्सीसोम्स की खोज टोलवर्ट ने किया था। ओके। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये माइक्रोबॉडीज नहीं है, यहाँ पे आपका पराक्सीसोम्स है। पराक्सीसोम्स की खोज टोलवर्ट ने किया था। और आपके ग्लाइऑक्सीसोम्स की खोज बीवर्स ने किया था। ओके। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपापचय के संचित पदार्थ में शामिल है कार्बोहाइड्रेट, वसा, चर्बी, नाइट्रोजनी पदार्थ, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है उपापचय के जो संचित पदार्थ होते हैं उसमें क्या क्या शामिल होते हैं। तो उपापचय जो होता है आपका, उपापचय क्रियाओं के कारण कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार के निर्जीव पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इसमें 3 भाग में बांटा जाता है: संचित पदार्थ, स्रावित पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ। और संचित पदार्थ क्या होते हैं? संचित पदार्थों का जो निर्माण होता है वो पौधों की कोशिकाओं में निरंतर होता रहता है। और यह पौधों के लिए पोषक पदार्थ है। और मुख्य रूप से ये भूमिगत तनों, जड़, कलियों, बीजों में अधिकता में पाए जाते हैं। और संचित पदार्थ निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है आपका, वसा और चर्बी भी होता है, उसके साथ तैलीय पदार्थ होते हैं, और आपका नाइट्रोजनी पदार्थ भी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से यौगिक कार्बोहाइड्रेट श्रेणी के अंतर्गत शामिल हैं? कार्बोहाइड्रेट श्रेणी के अंतर्गत क्या आते हैं? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, स्टार्च, उपर्युक्त सभी। तो चलिए बता दीजिए कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत क्या आते हैं। तो अभी मैंने बताया कि संचित पदार्थ जो होते हैं उनका निर्माण पौधों की कोशिकाओं में निरंतर होता रहता है। और यह पौधों के लिए पोषक पदार्थ हैं तथा मुख्य रूप से भूमिगत तनों, जड़, कलियों, बीजों में अधिकता में पाए जाते हैं। और संचित पदार्थ जो होते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा, चर्बी या तैलीय पदार्थ के रूप में, नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों से मिलकर बनने वाले यौगिक होते हैं। आपको पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर आपका कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है, जल के अनुपात में होते हैं इसमें। और आपका ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, ये सारे यौगिक जो हैं कार्बोहाइड्रेट श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ग्लूकोज का आपको फार्मूला पता ही है कि फ्रक्टोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का भी यही होता है। सुक्रोज का आपका होता है C12H22O11, इसको चीनी भी कहते हैं। और स्टार्च का आपका फार्मूला होता है C6H10O5 होता है। ये आपका स्टार्च का फार्मूला होता है। तो इसमें जो होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च आदि यौगिक कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में अंतर्गत शामिल हैं। और कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो जल के समान होने के कारण इन्हें कार्बन का हाइड्रेट भी माना जाता है। और इसके फलस्वरूप जो यौगिक का नाम है वो कार्बोहाइड्रेट रखा गया है। तो आपका
ऑप्शन इसमें कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। और आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कई श्रेणियों में, इनकी संरचना के आधार पर कई श्रेणी में बांटते हैं, जैसे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज कौन है? ग्लूकोज, सेलुलोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज। तो आपको बताना है कि कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज क्या क्या है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है। तो मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों से मिलकर बने यौगिक होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है या समान होता है। इनको कई श्रेणी में रखते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। और ग्लूकोज जो होता है आपका कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज होती है और सभी क्लोरोफिल वाले पौधों में होता है। और राइबोज या डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा है जो आरएनए और डीएनए में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा, ग्लूकोज। इसका फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुक्रोज निम्न में से किन में पाया जाता है? गन्ना, चुकंदर, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। आपको बताना है कि सुक्रोज किस में पाया जाता है। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए सुक्रोज किस में पाया जाता है। आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो अभी मैंने बताया कि ग्लूकोज जो होते हैं वो आपका कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज होती है और सभी क्लोरोफिल वाले पौधों में पाए जाते हैं। और राइबोज या डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा है जो आरएनए और डीएनए में पाए जाते हैं। और फ्रक्टोज फलों में मिलता है। और सुक्रोज जो होता है ये आपका गन्ना और चुकंदर दोनों में पाए जाते हैं। सुक्रोज आपका गन्ना और चुकंदर दोनों में पाए जाते हैं। और आपका जो दूध होता है, दूध में आपका लैक्टोज मिलता है और अंकुरित बीजों में आपका माल्टोज मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लाइकोजन निम्न में से किस में पाए जाते हैं? आपको बताना है ग्लाइकोजन किस में पाए जाते हैं। नीली, हरी शैवाल, औपंक, फफूंदी, कवको, उपर्युक्त सभी। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज जो होते हैं कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज होते हैं और सभी क्लोरोफिल वाले पौधों में पाए जाते हैं। और राइबोज और डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा है जो क्रमशः आरएनए और डीएनए में पाए जाते हैं। और फ्रक्टोज जो होते हैं फलों में मिलता है। सुक्रोज गन्ना और चुकंदर में पाया जाता है। और ग्लैक्टोज दूध में पाया जाता है। माल्टोज अंकुरित बीजों में पाया जाता है। और मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड जो होते हैं स्वाद में मीठे होते हैं और यही शर्करा कहलाते हैं। और इसमें फ्रक्टोज जो होता है ये सबसे ज़्यादा मीठा होता है। और राइफिनोज जो है एक प्रकार के डाइसेकेराइड हैं जो पौधों में पाए जाते हैं। और आपका पॉलीसेकेराइड जो होता है ये आपका अक्रिस्टलीय जल में अविलेय अथवा बहुत कम विलेय ठोस पदार्थ होता है जिसका स्वाद मीठा नहीं होता है, इसीलिए इन्हें अशर्करा कहते हैं। और इनमें जो होता है आपका इनुलिन, डहेलिया की जड़, स्टार्च, चावल, आलू, गेहूँ, मक्का और केला, ये सब जो होते हैं आपके पॉलीसेकेराइड होते हैं जो आपके मीठा नहीं होता, स्वाद में इसको मीठा नहीं होता, इसलिए इन्हें अशर्करा कहते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर या शर्करा में भी बदल जाते हैं। आपके आलू, स्टार, चावल, मक्का ये सब जो हैं जब आवश्यकता पड़ता है तो शर्करा के रूप भी ले लेते हैं। और यह आयोडीन के घोल में जो होते हैं नीला बैगनी रंग का प्रदान करते हैं। अगर इसको हम आयोडीन के घोल में घोलते हैं तो हमको नीला और बैगनी रंग प्राप्त होता है। ग्लाइकोजन जो होता है जंतुओं, नीली, हरी शैवाल, औपंक, फफूंदी, कवकों और जीवाणुओं में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। ग्लाइकोजन जो है नीली, हरी शैवाल, औपंक, फफूंदी, कवकों तीनों में पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कवकों की कोशाभित्ति क्यूटिकल किस पदार्थ का बना होता है? ग्लूकोज, पेक्टिन, काइटिन, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है जो कवक होती है उसकी कोशाभित्ति क्यूटिकल्स किस पदार्थ का बना होता है। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है। कोशाभित्ति मतलब उसके ऊपर की खोल क्या होती है, और क्यूटिकल्स मतलब जो अपना वो चलने वाला जो अंग होता है उनका, रेंगने वाला, उसको बात कर रहा है वो किसका बना होता है। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है। तो सेलुलोज जो होता है ये कोशाभित्ति में पाया जाता है आपका। और कपास और कागज़ जो होते हैं ये सेलुलोज के होते हैं। और कवकों की कोशाभित्ति क्यूटिकल्स और कीटों का बाह्य कंकाल जो होता है ये आपका पेक्टिन का बना होता है। पेक्टिन का प्रयोग खाने की जेली और गुटकों के रूप में भी किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा, पेक्टिन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सा है? लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज। अभी मैंने आपको बताया कि शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन है। तो चलिए जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा जो है वो आपका फ्रक्टोज है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। और ये सारे जो होते हैं आपके ट्राइसेकेराइड जो पौधों में पाए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजनी पदार्थ का निर्माण होता है। नाइट्रोजनी पदार्थ का निर्माण किस में होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उपर्युक्त सभी। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, कार्बनिक नाइट्रोजनी पदार्थ का निर्माण कहाँ होता है। तो नाइट्रोजनी पदार्थ जो होते हैं उसमें प्रोटीन आपके शामिल होता है। यह अत्यंत जटिल, कलिकीय, अधिक अणुभार तथा अनिश्चित गलनांक
वाले कार्बनिक पदार्थ होते हैं और इनका जो निर्माण होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर द्वारा होता है। इसके अलावा इसमें आयरन, फास्फोरस भी पाए जाते हैं और इनके जो मुख्य तत्वों का जो प्रतिशत होता है उसमें कार्बन आपका 51%, ऑक्सीजन 25%, नाइट्रोजन 7% और हाइड्रोजन आपका 16% और सल्फर जो होता है आपका 4% होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 जो राइट हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल किसका मिश्रण होता है? हरे रंग का जो पदार्थ क्लोरोफिल होता है वो किसका मिश्रण होता है? मैग्नीशियम और प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का, कैल्शियम और कार्बोनेट का, नाइट्रोजन व प्रोटीन का। तो चलिए आंसर दे दीजिए क्या हो सकता है। तो मैंने आपको बताया क्लोरोफिल के बारे में। उसके बाद ये जो होता है आपके नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। नाइट्रोजनी पदार्थ में आपका ये अत्यंत जटिल होता है, कलिकीय और अधिक अणुभार वाले अनिश्चित गलनांक वाले कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तथा सल्फर से होता है। इसके अलावा इसमें आयरन, फास्फोरस भी हो सकते हैं। मुख्य तत्व के रूप में इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन होते हैं, जिसमें कार्बन आपका 51% होता है, ऑक्सीजन आपका 25% होता है, नाइट्रोजन 7% होता है, हाइड्रोजन 16% होता है, सल्फर आपका 4% होता है। और ये जीवद्रव्य में गाढ़े कोलाइडी शाल की तरह तथा ठोस दशा में संचित प्रोटीन कण के रूप में बीजों में पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन एंजाइम की तरह भी कार्य करते हैं और इकाई झिल्ली का भी निर्माण करते हैं। हरे रंग का जो पदार्थ क्लोरोफिल होता है वो मैग्नीशियम और प्रोटीन का मिश्रण होता है और श्वसन में ऑक्सीजन को परिवहित करने वाले साइटोक्रोम जो होते हैं वो लौह और प्रोटीन के मिश्रण होते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है राइट हो जाएगा, मैग्नीशियम और प्रोटीन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से पदार्थ पौधों के भोजन के रूप में कार्य नहीं करते हैं? स्रावी पदार्थ, संचित पदार्थ, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताएं इनमें से कौन सा पदार्थ है जो पौधों के भोजन के रूप में काम नहीं करते हैं। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है, कौन सा है जो पौधों के भोजन के रूप में कार्य नहीं करते हैं। तो स्रावी पदार्थ जो होते हैं ये पौधे के भोजन के रूप में कार्य नहीं करते हैं। ये प्रायः विशेष प्रकार की थैलियों या ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, जैसे रंग देने वाले पदार्थ। पौधों से स्रावित विभिन्न प्रकार के एंजाइम कोलाइडी अवस्था में रहते हुए भी जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और पुष्पों के विभिन्न भागों जैसे मकरंद से स्रावित होने वाले पदार्थ होते हैं। तो ये सारे जो है भोजन इनमें से जो है आपका स्रावी पदार्थ जो है ये आपका भोजन का निर्माण नहीं करते। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। पौधों में नीले, बैंगनी और गुलाबी रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, जैंथोफिल, कैरोटीन, एंथ्रोसाइनिन। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है। तो स्रावी पदार्थ के बारे में मैंने बताया कि स्रावी पदार्थ पौधों के भोजन के रूप में कार्य नहीं करते हैं। ये प्रायः विशेष प्रकार की थैलियों या ग्रंथियों में स्रावित होते हैं। और रंग देने वाले जो पदार्थ होते हैं पौधों में, हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है और पीला रंग जो जैंथोफिल के कारण होता रहता है। और नीले, बैंगनी और गुलाबी रंग जो होते हैं ये आपका एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। ओके, और पौधों से स्रावित विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो कोलाइडी अवस्था में रहते हुए भी जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और पुष्पों के विभिन्न भागों में मकरंद स्रावित होता है जो परागण से सहायक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें राइट हो गया। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ पुराना रिवीजन हो गया होगा, कुछ नई जानकारी भी मिल गई होगी। तो आप लोग रिवीजन जरूर करते रहें, बार बार वीडियो देखते रहें ताकि आप लोग को पुराना जो है रिवीजन होता रहे, क्वेश्चन ना भूलें और आने वाले एग्जाम्स में आप लोग आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।